हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग साउंड वेव पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में आपको हम स्पीड ऑफ साउंड वेव बताए थे। तो जैसा कि आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड वेव जो हमारा निकल के आया था वो आया था v इज इक्वल टू रूट अंडर बीटा बाई रो। बीटा क्या है, आपको हम बीटा के बारे में बताए थे। बीटा इज़ बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इनफैक्ट बीटा जो है वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम को भी शो कर रहा है, और जो रो है वो क्या है, इनर्शियल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। v इज़ इक्वल टू, और इसी चीज़ को, ये जो फार्मूला बीटा बाय रो है उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू रूट अंडर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी। हम v को कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ जो लाइन दिया हुआ है उसको आप देखें, स्पीड ऑफ साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। अब देखिए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जैसा कि हमें पता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, v इज इक्वल टू रूट अंडर एफ बाई म्यू। v इज इक्वल टू रूट अंडर एफ बाई म्यू। व्हाट इज इज v इज इक्वल टू एफ बाई म्यू रूट अंडर, और f का क्या वैल्यू होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। म्यू का क्या वैल्यू होता है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एफ का क्या वैल्यू होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू का क्या वैल्यू होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जैसा कि अभी आपको हम बताए थे कि जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का, वो v इज इक्वल टू रूट अंडर बीटा बाय रो। वो कौन से मीडियम के लिए है, फॉर एनी गैसेज और एनी लिक्विड मीडियम। ये किसी भी गैस और लिक्विड मीडियम के लिए ये हमारा इक्वेशन होगा, जहाँ पे बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, और बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी, मतलब कि अप्लाइड प्रेशर बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, और रो क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो ऐसा नहीं है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव सिर्फ गैस में और लिक्विड में भी होता है, ये स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में भी होता है। और सॉलिड के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉलिड के लिए हमें क्या समझना होगा कि ये सॉलिड में ट्रैवल करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए एक छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो क्या कि आप एक स्टील का रॉड ले लें, आप एक स्टील का रॉड ले और उसके एक साइड से हथौड़ा से मारे और एक साइड आप कान लगा के रखें। एक साइड से हथौड़ा से मारे और एक साइड कान लगा के रखें। तो अब जब आप हथौड़े से मारेंगे एक साइड को, तो आपको दो टाइप का आवाज़ सुनाई देगा, दो जगह से आवाज़ सुनाई देगा। एक तो पहला उस स्टील के रॉड के मीडियम से ही आपके कानों तक वो आवाज़ आएगा, और दूसरा बाय एयर। आप जब उसको ध्यान से सुनेंगे तो जो मीडियम से होके आया है, जो स्टील मीडियम से होके आया है वो आपको पहले सुनाई देगा, और जो एयर से होके आया है वो क्या है, थोड़ा लेट से सुनाई देगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड मीडियम में ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमको पता है गैस और लिक्विड के लिए v इज इक्वल टू रूट अंडर बीटा बाई रो होता है। तो किसी सॉलिड के लिए हम लोग पहले डिफाइन करेंगे यंग्स मॉडुलस को। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये हमारा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला। ठीक है, तो अब इसी यंग्स मॉडुलस को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। और जो हमारा फॉर्मूला होगा फॉर एनी सॉलिड मीडियम, v विल बी इक्वल टू रूट अंडर गामा बाई रो। v इज इक्वल टू रूट अंडर गामा बाई रो, और ये गामा क्या है, गामा इज यंग्स मॉडुलस। ध्यान रहे, गामा जो है वो यंग्स मॉडुलस है। तो ये किसी भी सॉलिड मीडियम के लिए हमारा इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू रूट अंडर गामा बाई रो, और किसी गैस और एयर मीडियम के लिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर बीटा बाई रो। ये चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और कुछ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको लैब में ऑब्जर्व किया गया था स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। जैसे कि देखिए, अगर मीडियम हमारा एयर हो, अगर हमारा मीडियम एयर हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वेलोसिटी होगा साउंड का कितना होगा, 332 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रहे, ये हमारा मीडियम क्या है, एयर मीडियम, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे किया गया है और उसका वेलोसिटी है 332 मीटर पर सेकेंड। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो इसका वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 343 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड वेव होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे टेम्परेचर के, ठीक है।
हीलियम में v विल बी सिमिलर टू 965 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ ध्यान रहे कि हर मीडियम का जो साउंड का जो वैल्यू होगा, स्पीड होगा, वो अलग अलग होगा। हीलियम में आप देख सकते हैं v इज़ सिमिलर टू 965 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में आप देखेंगे v इज सिमिलर टू 1260 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड में आप देखेंगे v का जो वैल्यू है वो 1400 से लेके 1600 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 1400 टू 1600 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड में v इज इक्वल टू 3500 टू 6500 मीटर पर सेकेंड, ये सॉलिड में होता है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से मीडियम में हमारा स्पीड ऑफ साउंड वेव ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड वेव है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, अदर वो जनरल कॉम्पिटिटिव हो या फिर IIT-JEE हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उसे पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव कौन से मीडियम में ज़्यादा होता है। तो हमेशा याद रखें सॉलिड मीडियम में ये ज़्यादा रहता है। चलिए अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं रिगार्डिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन्स कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन्स कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले आपको बता दें कि ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये जो है एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि न्यूटन के द्वारा दिया गया एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट क्लास 11th में आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि कोई रॉन्ग कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट आपको बता दें दुनिया में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, उनके द्वारा कुछ ना कुछ गलती होता ही है। तो उनमें से न्यूटन ने भी जो भी हमको जो भी फार्मूला दिया है, फिर जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, तो वो तुरंत एक बार में ही नहीं दे दिया। उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्व किया, बहुत सारा गलतियाँ की, उसके बाद उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया। तो उनमें से ही कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और न्यूटन के द्वारा ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो ये क्या रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और ये हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, आखिर रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर इसका आंसर दिया जाएगा। तो देखिए न्यूटन ने क्या कहा था। न्यूटन सेड दैट द प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब कि जो हमारा साउंड वेव का जो प्रोपागेशन होगा, जो मूवमेंट होगा एयर में, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब कि जो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये न्यूटन के द्वारा कहा गया था। एक चीज़ और कहा गया था कि जो कंप्रेशन जोन होता है वो हीट को रिलीज़ करता है। कंप्रेशन जोन रिलीजेज हीट टू द सराउंडिंग एंड द रेयरफैक्शन जोन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो आपको बताए थे कंप्रेशन जोन क्या होता है। जो हाई प्रेशर जोन होता है वो कंप्रेशन जोन होता है, और जो लो प्रेशर जोन होता है वो रेयरफैक्शन जोन होता है। तो उनके अनुसार, न्यूटन के अनुसार, कंप्रेशन जोन जो है वो हीट को रिलीज़ करता है इन द सराउंडिंग, और रेयरफैक्शन जोन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर इट्स अ आइसोथर्मल प्रोसेस। और कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये जो प्रोसेस होगा वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। क्योंकि हमें पता है V का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बीटा बाई रो। तो न्यूटन के अनुसार एयर में V का जो वैल्यू होगा, स्पीड ऑफ साउंड होगा, वो रूट अंडर बीटा आई बाई रो। तो बीटा आई क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। तो बीटा आई क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ये चीज़ याद रखेंगे। तो बीटा आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई माइनस डेल वी बाई वी, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। और डेल्टा पी को हम लोग डी पी बाई माइनस डी वी बाई डी भी लिख सकते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, ये हीट में आप लोग पढ़े होंगे, 10th में मेरे ख्याल से पढ़े होंगे या 9th में। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू के। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो दोनों ही तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो वी डी पी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। तो आप इसको इस साइड लेके चले जाएँ तो ये माइनस हो जाएगा, पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी डी पी बाई डी वी। तो पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस वी को आप नीचे ले आइए, डी पी बाई माइनस डी पी बाई वी। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा आई। क्या बोलेंगे, बीटा आई विल बी इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी वी बाई वी। और इसी टर्म को हम लोग बोलेंगे पी। क्या बोलेंगे, इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे, पी। और चूंकि न्यूटन के द्वारा क्या कहा गया है, v इज इक्वल टू बीटा आई बाई रो, रूट अंडर बीटा आई बाई रो। तो चूंकि बीटा आई जो है वो p के बराबर है, तो हम बीटा आई की जगह पे यहाँ पे p लिख देंगे। और यही क्या है हमारा न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। यही क्या है हमारा न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, एंड इट्स अ रॉन्ग फार्मूला। और ये जो फार्मूला है गलत फार्मूला है। ठीक है, अब ये गलत कैसे है ये भी हमको प्रूव करना होगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये गलत कैसे है।
तो v इज इक्वल टू रूट अंडर p बाई रो, ये फार्मूला दिया गया न्यूटन के द्वारा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं इस फार्मूले में, और फिर रिलेट करेंगे जो हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया था, मतलब जो लैब में जो वैल्यू को ऑब्जर्व किया गया था उससे मैच करा के देखेंगे। अगर मैच नहीं होता है इसका मतलब कि ये फार्मूला गलत है। तो देखिए, एयर एट 1 atm एंड एट NTP, एयर एट 1 atm एंड एट NTP, मतलब कि एयर का वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका मास कितना होता है 29 ग्राम, और इसका V का वैल्यू कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। अब हम लोग इसके वैल्यू को पुट करते हैं, चूँकि रो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास तो 29 ग्राम और वॉल्यूम इसका 22.4 लीटर, तो हमारा डेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा लगभग 1.293 kg पर मीटर क्यूब। और प्रेशर होता कितना होता है, प्रेशर होता है 1.0325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। v इज इक्वल टू रूट अंडर p बाई रो, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू यहाँ से आप ले लीजिए और रो का वैल्यू यहाँ से 1.293। जब इसके वैल्यू को आप निकालिएगा तो ये लगभग आता है v इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप याद कीजिए कि जो लैब में जो एक्सपेरिमेंटली बताया गया था v का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना था 332 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व इज 332 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो एरर कितना आ रहा है, तो एरर आप 332 से 280 को माइनस कर दीजिए। ये 280 किसका आया है, जो न्यूटन के द्वारा जो बताया गया है। 332 कौन सा है, ये जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया था। तो यहाँ पे 52 मीटर पर सेकंड का एरर आ रहा है। इसको अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो ये लगभग 16% का एरर आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि 16% का एरर कितना बड़ा एरर होता है। इट्स अ ह्यूज एरर। ये कितना है, इट्स अ ह्यूज एरर इन द कॉन्सेप्ट। ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा एरर है। और इतना ज़्यादा एरर किसी भी वैल्यू में आना वो बिल्कुल ही अपने आप में गलत साबित होगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता चल चुका है कि न्यूटन के द्वारा जो दिया गया वैल्यू जो फार्मूला था वो गलत था, क्योंकि जो वैल्यू आ रहा है v का वो 280 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया था वो 332 मीटर पर सेकंड है, और परसेंटेज में 16% का एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने एक गलत कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन अब न्यूटन, चूँकि न्यूटन बड़े साइंटिस्ट थे, अब उनको गलत ठहराना इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए उसको गलत ठहराने के लिए। तो आखिर उनको अब गलत कैसे ठहराए, तो इतने में उसी समय एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लैप्लास। लैप्लास ने उनके फॉर्मूले को गलत ठहराया। इनफैक्ट वो फार्मूला को ठीक भी किया। तो इट इज़ करेक्टेड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट लैप्लास बाय अ मेथड नोन एज लैप्लास करेक्शन। तो लैप्लास ने एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। आप लोग जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे, मतलब बीटेक वगैरह में जाएंगे, तो आपको लैप्लास फार्मूला पढ़ना पड़ता है। तो ये एक्चुअली ये बहुत मैथमेटिशियन थे, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और लेकिन उन्होंने इस फार्मूले को बताया था। तो इट इज़ करेक्टेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट लैप्लास बाय अ मेथड नोन एज लैप्लास करेक्शन। तो लैप्लास करेक्शन क्या होता है, तो लैप्लास ने क्या कहा था, लैप्लास सेड दैट टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। लैप्लास ने क्या कहा कि टेम्परेचर ये कांस्टेंट नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ साउंड। न्यूटन ने क्या कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन लैप्लास ने क्या कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। हीट इज़ नेवर एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ साउंड। जिस तरीके से न्यूटन ने कहा था कि कंप्रेशन हीट को रिलीज़ करता है और रेयरफैक्शन हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन लैप्लास ने क्या कहा कि हीट इज़ नेवर एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रोपागेशन ऑफ साउंड। हीट इज़ नेवर एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रोपागेशन ऑफ साउंड। अब कैसे नहीं एक्सचेंज कर सकता है, तो हीट कुड नॉट बी एक्सचेंज ड्यू टू, आखिर हीट क्यों नहीं एक्सचेंज करेगा, ड्यू टू इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस एंड हीट एक्सचेंज नीड फिनाइट टाइम इंटरवल। और हीट जो है एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, और हीट एक्सचेंज नीड फिनाइट टाइम इंटरवल, और हीट को एक्सचेंज करने के लिए उसके पास कुछ समय होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे समय नहीं होता है हीट को एक्सचेंज करने के लिए। दूसरा क्या है, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट डज़ नॉट अलाउ हीट टू एक्सचेंज। क्योंकि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा हीट को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब लैप्लास ने कौन सा फार्मूला दिया था न्यूटन को, और न्यूटन के फार्मूला को किस तरीके से उन्होंने गलत ठहराया था। हेंस प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव मस्ट बी अ एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर वो हीट अगर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है,
और वहाँ पे हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है, तो आखिर ये कौन सा प्रोसेस है? तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? एक एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 एंड पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस में होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब जो न्यूटन के द्वारा जो दिया गया था कॉन्सेप्ट वो क्या था? v इज इक्वल टू रूट अंडर बीटा ए बाई रो। इनफैक्ट जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था वो था v इज इक्वल टू रूट अंडर बीटा आई बाई रो। अब जो लैप्लास के द्वारा जो दिया गया है वो क्या है? v इज इक्वल टू बीटा रूट अंडर बीटा ए बाई रो। अब बीटा ए क्या है? बीटा ए बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। न्यूटन ने क्या दिया था? बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। और लैप्लास ने क्या दिया? बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। इन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? चूँकि डी के ये क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो वी गामा डी पी प्लस पी गामा वी गामा माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू 0। इसमें से आप कॉमन ले ले वी गामा माइनस 1, तो ये डी पी प्लस पी वी पी गामा डी वी इज इक्वल टू 0। चूँकि ये जो टर्म है वी गामा माइनस 1 ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो 0 के बराबर कौन होगा? वी डी पी प्लस पी गामा डी वी इज इक्वल टू 0। वी डी पी प्लस पी गामा डी वी इज इक्वल टू 0। पी गामा डी वी इज इक्वल टू, इसको आप इस साइड लेके चले आइए तो ये हो जाएगा माइनस वी डी पी। पी विल बी इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई गामा डी वी। ठीक है, तो P बराबर हम क्या लिख सकते हैं? V को आप नीचे कर लीजिए, डी पी बाई माइनस वी डी वी बाई वी, डी पी बाई माइनस गामा डी वी बाई वी। P बराबर हम फिर से बोल देते हैं P इज इक्वल टू डी पी बाई माइनस गामा डी वी बाई वी। और इस माइनस को हम और इसी चीज़ को, इस पूरे ही टर्म को हम क्या बोलेंगे? बीटा ए। P इज इक्वल टू डी पी बाई माइनस गामा डी वी बाई वी इज इक्वल टू बीटा ए। इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? बीटा ए। हम माइनस को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। P विल बी इक्वल टू माइनस डी पी बाई गामा डी वी बाई वी। अब इस गामा को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? P गामा इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी वी बाई वी, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा ए। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? बीटा ए। चलिए, अब v का वैल्यू क्या हो गया? रूट अंडर बीटा ए बाई रो। v इज इक्वल टू रूट अंडर बीटा ए बाई रो। चूँकि बीटा ए बराबर अभी आपको बताया था ये क्या हो जाता है? पी गामा। ये क्या हो जाएगा? पी गामा। तो बीटा ए बराबर हम यहाँ लिख देंगे पी गामा, मतलब v विल इक्वल टू रूट अंडर गामा पी बाई रो। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू रूट अंडर गामा बाई रूट अंडर पी बाई रो, रूट अंडर पी बाई रो। एंड इट्स अ लैप्लास फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। और यही क्या है? हमारा स्पीड ऑफ साउंड का लैप्लास फार्मूला, जो लैप्लास के द्वारा जो दिया गया है वही फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं और वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से इसको मैच करा के देखते हैं। तो देखिए, एयर के लिए जो गामा का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1.4। और रूट अंडर पी बाई रो, ये तो पहले से हम लोग जानते हैं वो 280 मीटर पर सेकंड होता है। जो न्यूटन वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल के देखे थे, रूट अंडर पी बाई रो कितना होता है? 280 मीटर पर सेकंड। तो v विल इक्वल टू रूट अंडर 1.4 इंटू 280। तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। एंड इट्स अ परफेक्टली ऑब्टेन्ड वैल्यू। और ये जो है एक परफेक्टली ऑब्टेन्ड वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया था। तो यहाँ से आप v के वैल्यू को देख सकते हैं, बिल्कुल ही मैच कर रहा है। इसका मतलब लैप्लास के द्वारा जो दिया गया फार्मूला क्या है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, जो एक्सपेरिमेंटली मैच किया गया। और इस फार्मूले के साथ ही न्यूटन के फार्मूला को भी गलत साबित कर दिया गया। ये गामा क्या है? तो गामा बराबर हो जाएगा CP बाई CV। CP बाई CV ये आप लोग हीट चैप्टर में पढ़े होंगे 9th में। CP इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। तो अब देखिए, हम लोग गामा का वैल्यू किसी भी मोनो एटॉमिक गैस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू CP बाई CV। तो इसका कितना वैल्यू होता है? CP का 5/3, ये हो जाएगा 1.67। फॉर डायटोमिक गैस फॉर एग्जाम्पल O2 N2 Cl2 S2, तो गामा इज इक्वल टू CP बाई CV, तो 7/5, ये हो जाएगा 1.4। फॉर ट्राइएटोमिक गैस CO2 NO2 SO2 ETC, गामा का वैल्यू हो जाएगा CP बाई CV इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से आप गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से न्यूटन के फार्मूले को गलत साबित कर दिया गया लैप्लास के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपको हम बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमारे स्पीड ऑफ साउंड को क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आपको बताएंगे इफेक्ट ऑफ वेरियस फिजिकल पैरामीटर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। आज के इतना ही, थैंक यू।